नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने चैप्टर 10 क्लास 6 साइंस लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 2 लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर में किया डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स like movement, respiration, growth, nutrition and so on. Respiration पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे 10.3 एक्टिविटी से। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे और इस जर्नी को आगे स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। लिविंग क्रिएचर्स के बारे में इसमें बताया हुआ है, किस तरह से लिविंग क्रिएचर्स को हम पहचान सकते हैं, किस तरह से हम लोग लिविंग क्रिएचर्स को नॉन लिविंग क्रिएचर से अलग कर सकते हैं। तो जब तक हमें लिविंग क्रिएचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम इन्हें पहचान नहीं पाएंगे, राइट? तो हमें स्टार्ट करना है 10.3 ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। आप सभी अपनी NCERT बुक खोल लें, पेन पेंसिल ले लें ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन भी कर सकें और साथ में इस जर्नी को एंजॉय करेंगे मेरे साथ। 10.3 ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। हाउ डू प्लांट्स रेस्पॉन्ड to sunlight? Does sunlight affect the direction of growth of different parts of plant? In which direction would the root and shoot of a plant grow and move if the plant is placed inverted? How would you design an activity to find answers to these क्वेश्चंस? तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए कि रूट और शूट क्या होता है। जो मिट्टी के नीचे, प्लांट का पार्ट जो मिट्टी के नीचे होता है उसको रूट कहते हैं और जो मिट्टी के ऊपर होता है उसको शूट कहते हैं। शूट को हम तना भी कह सकते हैं, स्टेम भी कह सकते हैं। स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये शूट वाले पार्ट है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि सनलाइट का ग्रोथ एंड मूवमेंट का क्या रोल है। क्या सनलाइट ग्रोथ एंड मूवमेंट को अफेक्ट करता है या नहीं करता है? तो इसको हम समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक एक्टिविटी के थ्रू। तो इसमें हमें क्या करना है ये नीचे बताया हुआ है एक्टिविटी 10.3 में। Take some bean or gram seed, allow them to germinate on a moist cloth or a moist tissue paper. Let them germinate until each of them develop into a seedling having a small root and a small shoot. Now take 3 glass beakers or tumblers and label them as A, B and C. तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि क्या करना है कि बीन यानी कि जैसे राजमा हो गया या चना हो गया, इनके सीड्स लेने हैं और इनको जर्मिनेट होने देना है। तो जर्मिनेट कैसे होंगे? जब इनको मॉइस्ट क्लॉथ, ये गीले कपड़े या गीले टिश्यू पेपर के ऊपर इनको रखेंगे ढक के,
और हमें क्या करना है कि सभी सीड्स को जर्मिनेट होने देना है, और जर्मिनेट होने के बाद ये जो सीड्स हैं ये सीडलिंग कहलाएंगे। और हमें क्या करना है, 3 ग्लास बीकर्स और टम्बलर्स यानी बर्तन लेने हैं और उनको लेबल करना है A, B एंड C। उनका नाम लिख देना है A, B एंड C। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या करना है। टेक 3 ग्लास प्लेट्स एंड अटैच thick blotting paper to one side of each plate using a thick soft cotton thread. Fix one seedling on each plate using a thick soft cotton thread as shown in figure 10.2, ensuring that the plant is not damaged. Now place one glass plate upright with a seedling attached into each of the beaker A and beaker C as shown in figure 10.2a and figure 10.2c. In beaker B, arrange the plate such that the shoot of a seedling is directed towards and root is directed upwards. Seedling is directed downwards and the root is directed upward as shown in figure 10.2. तो यहाँ पे जब आप फिगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से आपको सेटअप करना है। आप इसमें देख सकते हैं A, B और C। तो धागे की मदद से आपको सीडलिंग को इस तरह से सेट करना है। पहले में आप देख सकते हैं रूट नीचे की ओर है, शूट ऊपर की ओर है। सेकेंड में शूट नीचे की ओर है, रूट ऊपर की ओर है। और थर्ड को एक बॉक्स में रखा गया है जिसमें एक होल है और आप इनर व्यू भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये सेटअप करना है। और ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, pour water into all the 3 beakers to ensure that the seedling in each beaker remains above the water level. पानी डालना है लेकिन पानी जो है सीडलिंग के नीचे तक रहना चाहिए, यानी कि सीडलिंग जो है पानी में न डूबे। In each case let the bottom of the blotting paper get completely wet by soaking in the water. In this way the seedling will get the moisture from the wet blotting paper. Place beaker A and beaker B in sunlight as shown in figure 10.2a and figure 10.2b. Position beaker C as shown in figure 10.2c. Place a cardboard box in such a way that the seedling gets light from one direction only through a small circular hole. Fill table 10.3 with your predictions and observation. तो जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस तरह से आपको अपना एक्सपेरिमेंट का सेटअप करना है। सेटअप होने के बाद आपको प्रेडिक्शन करना है। अभी आपके सामने एक टेबल आएगा, उस टेबल में पहले आपको प्रेडिक्शन के कॉलम भरने हैं, उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन के कॉलम भरने हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा टेबल कैसा है। टेबल 10.3 आपके सामने स्क्रीन पे सबसे पहले दिया हुआ है बीकर A, B एंड C। अब इसमें देखा जा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, ऑल डायरेक्शंस ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन। तो C वाला जो बीकर है इसको कार्डबोर्ड से ढका हुआ है, उसमें एक होल किया हुआ है तो उस होल से सनलाइट आएगा। A और B ओपन में है तो इनको चारों तरफ से सनलाइट मिलेगा। अब डायरेक्शन ऑफ प्लांट कैसा है, A में अपराइट है मतलब सीधा है,
बी में इन्वर्टेड है यानी उल्टा है, और सी में अपराइट है यानी कि सीधा है। सीधा का मतलब रूट जो है नीचे की ओर और शूट जो है ऊपर की ओर। इन्वर्टेड का मतलब रूट जो है ऊपर की ओर और शूट जो है वो नीचे की ओर। तो यहाँ देखिए पोजीशन भी दिया हुआ है, शूट एंड रूट। अब इसका ऑब्जर्वेशन आपको देना है, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ रूट एंड शूट प्रेडिक्ट करना है, मतलब अनुमान लगाना है कि क्या हो सकता है। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है कि एक्चुअल में क्या हुआ। करेक्ट। जब तक आप साइंस में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो आपको साइंस समझ में नहीं आएगा और साइंस की जर्नी को आप इंजॉय नहीं करेंगे। तो इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप एक्टिविटी को करेंगे तो आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। तो जो रूट है और शूट है, तीनों में, तीनों बीकर में या तीनों टम्बलर में, उसका डायरेक्शन बताना है, ग्रोथ का डायरेक्शन बताना है, नीचे की ओर है या ऊपर की ओर है या किसी और डायरेक्शन में है। तो ये आप अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ of root and shoot in beaker A, B and C based on your observation. Do your prediction match your observation? What do you conclude from this activity? अब यहाँ पे एक्टिविटी में आप देखिए, एक्टिविटी 10.3 में बीकर A में डायरेक्शन ऑफ शूट इज टुवर्ड सनलाइट एंड डायरेक्शन ऑफ root is downward. Now in B you can see here root is going downward and shoot is going upward. और हमने क्या किया था, सेटअप जब किया था तो रूट जो था ऊपर की ओर था और शूट जो था वो नीचे की ओर था, लेकिन शूट का डायरेक्शन जो है वो फिर इसमें भी देखिए नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। और सी में आप देखिए जो शूट है वो बिल्कुल होल जहाँ से सनलाइट आ रहा है उसी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, हमने कंक्लूड किया कि जो शूट का जो ग्रोथ होता है वो सनलाइट के डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन से सनलाइट आ रही है उसी डायरेक्शन की तरफ शूट का ग्रोथ होगा। हायर क्लास में आप पढ़ेंगे फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट। तो प्लांट का जो मूवमेंट होता है वो सनलाइट की तरफ होता है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट 10.3 and figure 10.3 we notice that when the plant is kept upright the root grows downward and shoot grows upward. जैसा मैंने बताया था, when the plant is kept inverted the root bends and grows downward, also the shoot bends and grows upward. When the plant gets sunlight only from one direction the shoot grows in the direction of the light while the root continues to grow downward. After conducting activity 10.3 we can conclude that shoots of plants grow upward and exhibit movement towards sunlight but roots of plant grows downward. तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूज़न है वो यही है कि प्लांट का जो शूट होता है, जो स्टेम वाला पोर्शन होता है वो लाइट की तरफ ग्रो करता है और जो रूट होता है वो डाउनवर्ड की ओर जाता है, वो सनलाइट की तरफ रूट का ग्रोथ नहीं होता है। अब आपके सामने एक साइंटिस्ट जिनका नाम है जगदीश चंद्र बोस, इनको शॉर्ट में जेसी बोस भी कहा जाता है, 1858
इनका बर्थ ईयर है, 1937 इनका डेथ ईयर है। ये इंडियन साइंटिस्ट हैं who did some fascinating experiments with plants. He built a machine called क्रेस्कोग्राफ। मशीन का नाम क्या है? क्रेस्कोग्राफ। किसने बनाया? जगदीश चंद्र बोस। To record how plants respond to stimuli like light, heat, electricity, and gravity. With this machine, he could measure how fast plant grows. He also showed that plants can sense and respond to stimuli. तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्टिमुली क्या होता है। स्टिमुली वो फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट को रिस्पॉन्स करने के लिए एक्टिवेट करते हैं, जिससे वो एक्टिवेट होता है, रिस्पॉन्स करता है। तो स्टिमुली के यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेविटी। इसका प्लांट पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको स्टडी करने के लिए जगदीश चंद्र बोस ने एक मशीन को डेवलप किया जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। अब यहाँ पे आपको देखिए इनके बारे में बताया गया। इससे आपको ये जानना चाहिए कि साइंस का नॉलेज अगर आपको होगा, साइंस में अगर आपको इंटरेस्ट होगा, तो आप आगे चल के एक ग्रेट साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप सभी के अंदर में एक साइंटिस्ट है। उस साइंटिस्ट को इंटरेस्ट से, नॉलेज से, साइंस के थ्रू आप जगा सकते हैं और आप भी एक ग्रेट 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 साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो आगे की जर्नी में मैं आपको लेके चलता हूँ। 10.4 लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। अब प्लांट का लाइफ साइकिल क्या है, प्लांट का किस तरह से ग्रोथ होता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। We have learnt about conditions required for germination and how plants grow and exhibit movement. Let us now explore the changes a plant undergoes in its whole life. Activity 10.4 Let us explore. तो प्लांट के लाइफ साइकिल को हम 10.4 एक्टिविटी में समझेंगे। Plant a bean seed and provide suitable conditions for its growth. Observe regularly for 3 months. अब आपको एक प्लांट को 3 मंथ तक ऑब्जर्व करना है। पहले एक बीज को, बीन के बीज को या ग्राम के बीज को लगाना है गमले में और उसको ऑब्जर्व करना है। Record your observation in table 10.4 as and when changes become visible. Note the date when any change is observed. Record answers of the following question. अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए, इनके आपके आंसर आपको लिखना है आफ्टर ऑब्जर्वेशन। पहला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर एनी चेंज टू अकर। मेक स्केचेस ऑफ various changes that you observe in table 10.4. After how many days does the first flower appear? ये सारे क्वेश्चन है कि आपने पहला चेंज कब देखा, उसका स्केच बनाना है, डायग्राम बनाना है, कैसा दिखा, कितने दिनों के बाद फर्स्ट फ्लावर आया। इसका आंसर आपको ऑब्जर्वेशन करके देना है। आगे देखिए, After some parts of the flower have dried, can you see any further growth? अगर फ्लावर के कुछ पार्ट्स ड्राई हो गए तो इसके बाद फर्दर ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ? Which structure do the remaining part of which structure do the remaining parts of flower develop into? फ्लावर से फिर क्या हुआ? Can you notice a pod or a fruit which the seeds develop from a flower? अब इस क्वेश्चन का, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया हुआ है कि जब फ्लावर ड्राई हो जाते हैं तब वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। What happens to the plant after the fruits containing seeds are formed?
फ्रूट बनने के बाद प्लांट का क्या होता है, ये सारा आपको एक्टिविटी में ऑब्जर्व करना है और लिखना है। टेबल 10.3 डेट डालना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है, सीड आर शोन, यहाँ स्टार्ट हुआ, आपने कब सीड लगाया उसका स्केच बनाना है। आगे देखेंगे। Go through the observations you recorded regarding the growth of bean plant in table 10.4. What changes do you observe after the fruits are formed? Does the plant become yellow and dry when you continue watering it? Show the seeds. So मतलब लगाओ, दिखाओ नहीं, लगाओ. So show the seeds obtained from your bean plant. Watch how seeds give rise to new generation of bean plants. Compare the sketches that you have drawn in table 10.4 with figure 10.4. A seed grows into, अब यहाँ से लाइफ साइकिल आपको बताया जा रहा है, इसको अंडरलाइन करेंगे. A seed grows into a young plant and matures to produce flowers and fruit. The fruit, in this case a pod, contains seeds which give rise to a new generation of bean plants. The entire process from a seed to a plant and then to the next generation of seeds is called the life cycle of a plant. इसे अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफ साइकिल का डेफिनेशन है कि द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम अ सीड टू अ प्लांट, सीड से प्लांट बनेगा, एंड देन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द सीड, फिर प्लांट से सीड बनेगा. इसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट. व्हेन अ प्लांट स्टॉप्स ग्रोइंग एंड ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ gradually comes to an end, even after the availability of all the necessary conditions, the plant is considered dead. प्लांट को डेड हम कब मानेंगे? जब हम उसे ग्रोथ के लिए सारी फैसिलिटीज़ देंगे, यानी सॉयल, एयर, वाटर, मॉइस्चर, सनलाइट. उसके बाद भी अगर उसमें ग्रोथ नहीं आता है तो हम ये डिसाइड करते हैं कि प्लांट जो है वो डेड हो चुका है. नेक्स्ट हम आगे देखेंगे. यहाँ पे देखिए लाइफ साइकिल दिया हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, आप देख सकते हैं. यहाँ पे स्टेज 1 है, स्टेज 1 के बाद आप देखिए यहाँ पे स्टेज 2 है. पहले सीड, फिर सीड जर्मिनेट हुआ, फिर स्टेज 3 प्लांट बना, प्लांट का ग्रोथ हुआ, फ्लावर आया, फ्लावर के बाद ये फ्रूट्स आए, फ्रूट्स आने के बाद प्लांट का डेथ हो गया. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. ये हमने सीखा एक्टिविटी 10.4. नाउ 10.5 लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स. जिस तरह से प्लांट का लाइफ साइकिल होता है उसी तरह से एनिमल्स का भी लाइफ साइकिल होता है. लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, लेट अस एंजॉय इट. वी हैव लर्नड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट. We have seen that a plant goes through many changes in its life cycle. Have you ever observed how animals grow over time? Draw sketches of their young ones and name them. तो प्लांट की तरह एनिमल्स में भी ग्रोथ होता है टाइम के साथ. तो आप किसी भी एनिमल का पिक्चर्स लगा सकते हैं, उससे बर्थ से लेके आगे तक का. लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो. सबसे पहले मॉस्किटो का लाइफ साइकिल देखते हैं. मॉस्किटो बहुत छोटे होते हैं. मॉस्किटोज, मच्छर जो हमें काटते हैं, काटने से पेन होता है. कभी कभी मच्छर के काटने से हमें बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू,
Mosquitoes buzzing around is a common experience for all of us. Female mosquitoes are blood-sucking insects, इसमें भी मेल और फीमेल होते हैं, that transmit several diseases like malaria, dengue, chikungunya, मच्छर के काटने से होता है. You might have learned from newspapers, school notice boards, or awareness campaigns that mosquito breeding should be prevented. We are advised not to allow water to stagnate anywhere in our surrounding. Why is it so? Does stagnant water have any relation with mosquitoes laying eggs? तो हमें ये बताया जाता है कि कहीं भी घर के आसपास गंदगी नहीं करनी है और पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है. स्टैग्नेट, यहाँ पे एक वर्ड है स्टैग्नेट. स्टैग्नेट का मतलब होता है जमा होने देना, इकट्ठा होने देना, करना. तो इसका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है मॉस्किटो से कि जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ मॉस्किटो डेवलप करेंगे. यानी कि स्टैग्नेंट वाटर से मॉस्किटो का लाइफ साइकिल का कुछ न कुछ रिलेशन है. तो हम आगे देखते हैं. कंडक्ट अ सेफ्टी ऑडिट इन योर स्कूल or at your home and surroundings to check for stagnant water. If available, carry a hand lens to observe any small creatures. Some common places where stagnant water is likely to gather are desert coolers, हमारे घरों में होते हैं, planted pots, and any open container. You may find two different types of worm-like creatures. Figure 10.5. They are larva and pupa. Two distinct life stages during the development of mosquito. In case you observe larva and pupa, report to your teacher. Discuss with the teacher and classmates about the necessary measures one can take to prevent breeding of mosquitoes. What differences do you observe in the shape of a larvae and a pupae? तो यहाँ पे अब मॉस्किटो का लाइफ साइकिल हम पढ़ रहे हैं. तो जहाँ भी स्टैग्नेंट वाटर होगा, रुका हुआ पानी होगा, उसमें मॉस्किटो जो है वो एग ले करते हैं और वो एग डेवलप हो जाता है लार्वा एंड प्यूपा में. आप देख सकते हैं फिगर में दिया हुआ है. तो इसलिए कहा जाता है कि कहीं भी पानी को हमें इकट्ठा नहीं होने देना है. अब यहाँ देखिए पानी इकट्ठा हुआ है और पानी इकट्ठा होने के कारण इसमें मच्छर ने अंडे दिए हैं और अंडे जो है वो डेवलप हो गए हैं प्यूपा और लार्वा में. तो मच्छर जो है पहले एग से प्यूपा और लार्वा बनते हैं. प्यूपा और लार्वा इनके लाइफ स्टेज का पार्ट है. अब ये आगे हम देखेंगे कि इनका क्या होता है. यस, मॉस्किटो लार्वे एंड प्यूपे observe in water bodies repeatedly come to the water surface. What can be the reason for this? Mosquito larvae and pupae live in water and require air to respire. They move to the surface of the water for air. तो लार्वे जो होते हैं ये बार बार ऊपर की सरफेस पे आते हैं ताकि इन्हें एयर मिल सके, क्योंकि इनको सरवाइव करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, हाउ कैन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो बी डिसरप्टेड? आई हैव सीन माई मदर स्प्रेइंग केरोसिन ऑयल on stagnant water. Why does she do so? Kerosene oil forms a thin layer over the water surface. This layer separates water from air and does not allow larvae and pupae to inhale air. As a result, they die. तो जैसे आपका गर्मियों में कूलर में मम्मी क्या करती हैं कि केरोसिन ऑयल डाल देती हैं
तो केरोसिन ऑयल डालने से क्या होता है कि पानी के ऊपर एक लेयर बन जाता है ऑयल का। अब एयर से कांटेक्ट वाटर का कट हो जाता है, और जब लार्वे वाटर के अपर सरफेस पे जाते हैं तो उनका एयर से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, और एयर नहीं मिलने की वजह से वो धीरे धीरे डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द जर्नी, और हम अब आगे देखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम केरोसिन ऑयल को वाटर पे पोर करते हैं, डाल देते हैं, तो उस पर एक लेयर बन जाता है जिससे कि मॉस्किटो का ग्रोथ रुक जाता है। ये वेरी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। अब आपके सामने एक्टिविटी 10.5 है, लेट अस एनालाइज, लेट अस सॉल्व एन इंटरेस्टिंग पजल। हाउ विल यू डिसाइड which stage, larva or pupa, comes immediately after the egg stage? Suppose you are given a container with water from a puddle, puddle यानी जहाँ मिट्टी का पानी इकट्ठा रहता है, गंदा पानी, containing larvae and pupae. Design an activity to find out the correct sequence of these stages. You can take help from the following activities designed by Avadhi to create your own activity. Step 1. I have a water container with mosquito, larvae and pupae. I will separate 4-5 larvae and pupae into 2 separate containers with the same water. I will observe them every day until I see them changing to the next stage. If the larvae change into pupae, it would mean that the larval stage comes before the pupal stage, or vice versa. I will keep watching both the containers to see in which a mosquito appears first. These observations will help us to learn the correct sequence of growth. तो लार्वे और प्यूपे इसको कैसे पहचानेंगे और मॉस्किटो का लाइफ साइकिल हम कैसे शो करेंगे, ये इसमें बताया हुआ है। तो सबसे पहले मिक्सचर ऑफ वाटर विथ लार्वे एंड प्यूपे हम लेंगे, लार्वे को अलग करेंगे, प्यूपे को अलग करेंगे, और दोनों को ऑब्जर्व करेंगे। और हमें ये ऑब्जर्व करना है कि लार्वा जो है वो प्यूपे बनता है या प्यूपे जो है वो लार्वा बनता है। तो जो भी पहले चेंज होगा, जैसे अगर मान लीजिए लार्वा से प्यूपे बन रहा है, तो सेकेंड स्टेज लार्वा हो जाएगा, थर्ड स्टेज प्यूपे हो जाएगा। अदरवाइज प्यूपे विल बी द सेकेंड स्टेज एंड लार्वा विल बी द थर्ड स्टेज, एंड आफ्टर द थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज विल बी मॉस्किटो। ये बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है, आप भी इसी तरह से कोई एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दीज ऑब्जर्वेशन विल हेल्प अस टू लर्न द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ। नाउ सपोज यू आर given a container filled with water from a puddle which contains larvae and pupae. Without separating them from the container, how would you design an activity to decide which stage out of the two gives way to the next? तो यहाँ देखिए, स्टेज 1 जो है वो एग है, स्टेज 2 जो है वो लार्वा है, थर्ड स्टेज जो है वो प्यूपा है, और फोर्थ स्टेज जो है वो मॉस्किटो है। ये सीक्वेंस चलता रहेगा लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। एग, लार्वा, प्यूपा, मॉस्किटो, एग, लार्वा, प्यूपा, मॉस्किटो। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर adult mosquito. Let us learn more about these stages in the life cycle of a mosquito. अब हम मॉस्किटो के बारे में ज़्यादा जानेंगे, इनके लाइफ स्टाइल के बारे में ज़्यादा जानेंगे, ताकि हमारे अंदर अवेयरनेस आ सके। Mosquitoes pass through 4 stages in their life cycle: egg, larva,
pupa, and adult. The adult mosquito that emerges मतलब नेक्स्ट स्टेज जो आता है, मतलब मॉस्किटो से पहले मॉस्किटो कहाँ से आता है? फ्रॉम द प्यूपा. Rests briefly on the surface of water and then flies away. The adult mosquito may survive for 10 to 15 days. We have seen that a mosquito begins its life as an egg, stage 1. The egg develops into a larva, stage 2. The larva grows into pupa, stage 3, and the pupa transforms into an adult mosquito, stage 4. The adult female mosquito lays eggs directly on or near water, and the cycle continues. Significant changes occur in the appearance, the body shape, and structure during the various stages in the life cycle of a mosquito. The shape of the egg is quite different from the larva. The larva appears very different from the pupa. The pupa appears very distinct मतलब अलग, from the adult mosquito. Is it easy to imagine that a mosquito emerges from a pupa? यहाँ पे एडिशनल नॉलेज है डू यू नो में. सिल्क मोथ also passes 4 stages: egg, larva, pupa, and adult. Eggs hatch into larvae, which then grow in size. Larvae secrete thread-like material which they wrap around themselves before changing into pupae. These are the fibers that are used to make silk fabric. In India, the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) का full form. Khadi and Village Industries Commission has set up several centers for silk production. Next animal is frog, very common animal. Life cycle of a frog. अब हम enjoy करेंगे frog के life cycle के बारे में. Let us start. Avadhi and Ayush are dressed up in full sleeve shirts and full pants today. It has been raining intermittently for a week. पूरे हफ्ते बारिश हो रही है. इस वजह से अवधि और आयुष ने फुल ड्रेस पहना है, फुल स्लीव शर्ट और फुल पैंट. They are going out with their classmates for an activity. After a brief walk led by their science teacher, they reach a shallow pond. It is surrounded by trees and tall grasses. The teacher cautions them to watch everything from a distance. तो टीचर के साथ नेचर वॉक पे बच्चे जा रहे हैं और टीचर ने बताया कि आपको दूर से सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और ये रेनी सीज़न है. तो फ्रॉग जो है हमें वो रेनी सीज़न में ही मिलते हैं. तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रॉग. विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस यू मे ऑल्सो गो टू ए स्मॉल वाटर बॉडी ड्यूरिंग द रेनी सीजन विथ अ फैसिलिटेटर, टीचर, पेरेंट, किसी के साथ भी आप जा सकते हैं. एंड एक्सप्लोर इट बाई टेकिंग ड्यू सेफ्टी प्रिकॉशन. यू मे नोटिस अ वाइट jelly like substance on the surface of water towards the edge of the pond. This may also be attached to plants growing in or around the water. This jelly like substance is actually a cluster of eggs of frog and is known as spawn. So egg of frogs are known as spawn. Observe the features of all the stages of frog shown in figure 10.7. How will you decide the sequence of the given stages A, B, C, D, E and F? Some of the stages show distinct changes in their initial and final shapes. Record these changes in table 10.5. तो यहाँ पे आप देखिए फ्रॉग ने ले
एग किया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में नहीं है, A, B, C, D, E एंड F, राइट। तो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन listed in table 10.5, draw life cycle of frog. Compare the figure drawn by you with figure 10.8. अब यहाँ पे 10.8 में आपको आंसर मिलेगा। यहाँ आपको फिल करना है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, सारे स्टेजेस डी में फिल किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, सम ऑफ द स्टेजेस हैव बीन क्लब्ड टुगेदर, फॉर एग्जांपल स्टेज ए एंड एफ in figure 10.7 have been kept under stage 1. You will find 4 stages in the life cycle of a frog. The egg stage, which progresses to the embryo stage. The tadpole stage, consisting of an early stage with a tail and no legs, and a late stage with hind leg मतलब पीछे एक वाला egg. The froglet stage, the adult frog stage. तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कौन कौन से स्टेज होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्टेज 1A, 1B, 2A, 2B, 3 और 4। तो स्टेज 1A पॉन, यानी कि डे 1 फ्रॉग ने एग ले किया। 1B डे 3 to 4 embryo. Embryo is the fertilized egg. Now 2A tadpole with tail. Third stage is tadpole. Now tadpole with legs, 8 to 10 weeks. Now froglet, 12 weeks, 4 legs, okay. And then adult frog. So day 1 to 14 weeks. 14 weeks का मतलब क्या हुआ, 3.5 month, almost 3.5 month। तो इस तरह से फ्रॉग का लाइफ साइकिल चलता है। पहले एग, एम्ब्रियो, टैडपोल, देन अगेन टैडपोल विथ लेग्स। पहले लेग नहीं आते, फिर लेग आ जाते हैं, फिर चारों लेग आ जाते हैं। नाउ इट बिकम फ्रॉगलेट, 12 वीक्स। इसके बाद फ्रॉगलेट जो है वो एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। नाउ डिस्कस इन द क्लास along the following points. How are these eggs of a frog different from the eggs that you may have seen? हम लोग घरों में एग देखते हैं, उस एग से इस एग में क्या अंतर है। Which stage has the shortest duration? सबसे कम कौन सा है, ये आप फिगर देख के बता सकते हैं। Is there a change in the habitat during the various stages in the life cycle of frog? क्या habitat बदलता है, क्या पानी में ही रहता है या पानी के बाहर भी जाता है। How do the special features support that stage? Observe figure 10.8. You will see that tadpoles develop legs but still have tails. Tails help them swim in water. Tadpoles grow gradually and start looking like little frogs called froglets. They still live in water but begin to spend some time on land. They continue to grow and lose their tails completely. Their legs become strong to help them jump and land. They become fully developed adult frogs living both in water and on land. तो फ्रॉग ऐसा एनिमल है जो लैंड पे भी रहता है और वाटर पे भी रहता है, इसलिए इसे एम्फीबियंस कहा जाता है। फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस। अब यहाँ पे आयुष और अवधि डिस्कस कर रहे हैं। डू यू थिंक दैट बर्ड्स ऑल्सो शो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द वेरियस स्टेजेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल? क्या बर्ड्स में भी ऐसा होता है? हाउ डज द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ प्लांट्स? तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। पार्ट 3 में मैं आपको आगे की जर्नी पे ले चलूँगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एनसीईआरटी बुक को रीड करें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करें और नोट्स तैयार करें। I hope you all have enjoyed the part 2 and you will get the link of part 1 in the description। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। थैंक यू।